जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। पेट सीरीज का हमारा ये 9वां वीडियो है। मुझे विश्वास है आप जिस तरह आज आपका टेस्ट हुआ आशीष सर द्वारा कराया गया और आप लोगों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स रहे। आशीष सर ने आपका रिजल्ट भी घोषित किया। कुछ लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो भैया आपस में मिला लो क्वेश्चन को। वो मार्क्स ज़्यादा वेरी नहीं करते बल्कि मैटर ये करता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आने वाली परीक्षा में आप कितना अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, सीट चेंज करने में चेक करने में हो सकता है, लेकिन उसको ह्यूमन एरर समझ के आगे बढ़ें। ठीक है, उसको इशू ना बनाए कि मेरे 1 नंबर कम है, मेरे 2 नंबर कम है। बेहतर ये है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट लपेट के अपने टॉपिक पे आते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। 30 क्वेश्चन डेली हम आपको लेकर आ रहे हैं। सारे पोर्शन हम टच कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि हर टच जिस पोर्शन को हम देते जाएं उसको आप करते जाएं, वन लाइनर के रूप में इसे बनाते हुए चलें। ठीक है, जब तक आप इसे वन लाइनर में फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा पीटी कैसे होगा। इसलिए कृपया करके इसका वन लाइनर ज़रूर बनाते चले। चलिए बिना लेट किए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 30 क्वेश्चंस का एक सेट है। रोज़ की तरह शुरू करते हैं। सबसे पहला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हमारा पहला वीडियो देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए पहले का सही जवाब होगा 1921। हड़प्पा की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। जल्दी जवाब दें। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध, कृष्ण। चलिए बोले, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है भूगोल से। चलिए बिना लेट किए आते हैं टॉपिक पे। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह का सही जवाब है बी, कर्नाटक। क्या है सही जवाब, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए मैं आपको एक क्लू देता हूँ, शायद जवाब ढूंढ लें। चिपको आंदोलन उसी राज्य में शुरू हुआ था। वहीं आसपास के राज्यों में ही भारत की फूलों की घाटी भी है। चलिए सही बता दें। यस, सही जवाब है देहरादून। नेक्स्ट, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। बहुत बढ़िया सवाल है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा प्रादेशिक भाग है। पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किताब से नहीं है। सबसे पहले पता होना चाहिए काली और तीस्ता हैं कहाँ। आपने केस सुना होगा, तीस्ता सीतलवाड़ केस, उसमें यही था, इसी नदी को लेकर विवाद था। चलिए जवाब दें। इसका सही जवाब होगा नेपाल हिमालय। इसका सही जवाब होगा नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है।
यानी जो देशांतर होते हैं, देशांतर मीन्स ये, तो आपको बताना है सर्वाधिक इनके बीच जो ये दूरी है वो कहाँ पर होगी, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, मकर रेखा पर, कहाँ पर होगी सर्वाधिक दूरी? जवाब दें जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है। स्वाभाविक है, सबसे अधिक दूरी होगी कर्क रेखा पर। कहाँ होगी? कर्क रेखा पर। आपका सवाल होगा सर विषुवत रेखा पर क्यों नहीं? क्योंकि विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आनुपातिक रूप में सिकुड़ जाती हैं क्योंकि तापमान अधिक होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर जाने पर तापमान या तो घटता जाता है या बढ़ता जाता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के अनुसार। तो सर्वाधिक दूरी पाई जाती कहाँ पर? कर्क रेखा के आसपास इनके बीच सर्वाधिक दूरी पाई जाती है। भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? लघु विभाजक वर्ष 1921, 1951, 1872, 1991। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जल्दी बोलें। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है बी 1951। महान विभाजक रेखा कहा जाता है 1921 को, लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है 1951 को। अब 1951 को क्यों कहा जाता है आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि 1951 में हमने बहुत सारे अकाल और विभीषिका झेलने के बाद, युद्ध झेलने के बाद हमारे देश की आबादी एकदम से क्या हुई? डाइवर्सिफाई होगी। नेक्स्ट, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया है, विनिमय दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और लास्ट है प्राथमिक उधार दर। सही जवाब है रेपो रेट। और उल्टा कर दीजिए, जब वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई वापस लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। सर्विस सेक्टर किस में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या चौथा, चतुर्थ? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है तृतीय क्षेत्र। सर्विस सेक्टर आता है टर्सरी सेक्टर में। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? इस पर काफ़ी डिबेट हुई थी, इसको ध्यान से मैंने आपको लिखाया था, नोट कराया था। 70, 71, 93, 94, 99, 2000, 2001, 2002 किसको माना जाता है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष? इसका सही जवाब होगा 1999, 2000। 1999, 2000। हो सकता है कहीं किताबों में 2003, 2004 दिया होगा, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको 1999 और 2000 देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? कितनी कैलोरी ना प्राप्त करने पर? मैंने गरीबी रेखा के निर्धारण के कई पैमाने आपको बताए हैं, उनमें एक पोषण स्तर पैमाना भी होता है। जल्दी जवाब दें। 2100 कैलोरी। गांव में कितना होना चाहिए? 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी। उन्नीस का सही जवाब होगा 2100 कैलोरी अगर प्राप्त नहीं करता है शहरी क्षेत्रों में तो वो होगा गरीब। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाएगा तो 2400 कैलोरी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। अंत्योदय कार्यक्रम।
क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गरीब परिवारों की सहायता करना। अंत्योदय का अगर सही आप कहें, अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम का उदय। अंतिम का उदय अर्थात जो अंतिम व्यक्ति है पायदान पर गरीबी रेखा के, उस तक हम अगर अपनी योजनाएं पहुंचा लेकर उसे विकास की मुख्य धारा में ले आते हैं तो इसे हम अंत्योदय योजना कहते हैं। विनोबा भावे जी इसको जो फाउंडर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मैंने अभी अभी पढ़ाया है। पंचायती राज, नगर पालिका, केंद्र राज संबंध, दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 21, सही जवाब होगा पंचायती राज व्यवस्थाएं 11वीं में है और 12वीं में नगर पालिका नगर निगम, और दल बदल है अनुसूची 10 में। केंद्र राज्य संबंध आते हैं भाग 4 में। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 153, 140, 155, 156। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? क्वेश्चन नंबर 22, सही जवाब दें। इसका जवाब होगा अनुच्छेद 155। सही जवाब है 155। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? बहुत बार पेपर आ चुका। 19, 20, 14, 15, 21, 22, 20, 21 किसको निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान? यानी मूल अधिकारों में कौन से ऐसे दो हैं जिनको छोड़कर किसी को भी निलंबित किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब दें जल्दी से। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 20 और 21 को अपराध की दोष सिद्धि का अधिकार आर्टिकल 20 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, ये दोनों निलंबित कभी नहीं किए जा सकते। किसी भी स्थिति में इनको निलंबन नहीं किया जा सकता, बाकी को निलंबित किया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911, 1920। कितना बढ़िया ऑप्शन सामने रखा है। 1905 में क्या हुआ आपको पता हो, 1911 में आपको पता क्या, 1920 में क्या हुआ पता, बचा कौन? आपको जवाब देना है, मैंने हिंट दे दिया। चलिए भैया, इसका सही जवाब होगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार। और ऐसे ही आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1999, 1919 में, है ना। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 28 जनवरी 1950। ये शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये लिखा नहीं गया था। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दें। किस दिन से भारतीय उच्च न्यायालय ने काम करना शुरू किया? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किताबी नहीं है। यस, 25 का सही जवाब होगा 28 जनवरी 1950। नोट कर लें इसको कहीं वन लाइनर के रूप में। 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने काम करना शुरू कर दिया था। चलिए 5 क्वेश्चन और आपके बचे। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क ओरोसन, ओलॉस रोमर, एडिसन हम्बल और टाइको ब्रो। सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क ओरोसन, ओलॉस रोमर, एडिसन हम्बल, टाइको ब्रो। ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो बिना देर के आगे बढ़ जाना। इन प्रश्नों में ज़्यादा डिबेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे प्रश्न आपको परेशान करने के लिए आते हैं। वन लाइनर रटे हुए प्रश्न जो होते हैं वो आपको परेशान करने के लिए आते हैं। बहुत परेशान होना। इसका सही जवाब होगा ओलॉस रोमर। प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलॉस रोमर ने नापा था। चलिए लिखिए प्रकाश की गति कितनी होती है, उसी के साथ साथ ये भी लिखिए कि कितनी गति होती है ध्वनि की। क्वेश्चन नंबर 27,
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपीज, टीबिया, फीमर। अगर आप अच्छे कंप्यूटर हैं तो आपको केवल इसका जवाब ही नहीं देना, आपको देखना पटेला भी कहाँ है, टीबिया कहाँ है, फीमर कहाँ है, स्टेपीज कहाँ है, सारा लिखना चाहिए। जवाब दें, सबसे छोटी हड्डी कौन सी? 27। चलिए, सही जवाब है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कार्निया, आईलिड। कौन करता है आँख के रंग का निर्धारण? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस। ट्वेंटी नाइन। किस तकनीक से समुद्र के पानी में से नमक प्राप्त होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? निस्यंदन, आश्वन, वाष्पीकरण और भंजन। किस तकनीक से समुद्र से पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दें। निस्यंदन, आश्वन, वाष्पीकरण और भंजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। इसका सही जवाब होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण माने पहले होता क्या है, मैं आपको वैसे क्लास में पढ़ा चुका हूँ। समुद्र का पानी लहरों के रूप में अगर ये ऐसे आता है, यहाँ पर एक ऊंचा बंध बना दिया जाता है और ये पानी पास आउट होकर इस बंध में आ जाता है। फिर इस बंध को क्या कह देता है? ब्लॉक हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया जाता है। अब पानी यहाँ का जो होता है, ये खेत होते हैं, नमक के छोटे छोटे ऐसे पीस होते हैं। अगर आप बड़ौदा जाएँ या मुंबई जाएँ तो आपको मिलेंगे ऐसे खेत। फिर इन खेतों का पानी क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। टेम्परेचर वैसे वहाँ ज़्यादा होता है, वाष्पीकृत होता है और यहाँ का नमक कलेक्ट कर लिया जाता है सफाई करने के बाद। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? कवक, शैवाल, विषाणु, जीवाणु। लास्ट क्वेश्चन है। कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? आप देखे होंगे गन्ना कभी कभी खाते समय बीच में रेड कलर की एक लाइनिंग बन जाती है गन्ने के अंदर, तो ध्यान रखेंगे वो संयोग नहीं बल्कि वो एक रोग है। ठीक है, और ये रोग होता है कवक यानी फंजाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। ये था हमारा आज का सेशन। 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम रोज़ आपके पास आते हैं। आप ईमानदारी से रोज़ 5 क्वेश्चन हर पोर्शन के, जितने पोर्शन आप सिलेबस में दिए हर पोर्शन के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी से इनको तैयार करते रहें। सुपर टेट वाले बहुत ध्यान से इनको करते रहें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में फिर आप एक्सक्यूज़ नहीं कर पाएंगे कि हमें अवसर नहीं मिला था पढ़ने का। आपको बराबर अवसर मिल रहा है और आपकी इस समय की ईमानदारी आपको आगे काम आएगी। तभी कहा जाता है समय पर की गई तैयारी समय पर काम आती है। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।